हेलो दोस्तों, ज्ञान टेक में आप सभी का स्वागत है। आज हम कमलेश्वर जी द्वारा लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सफेद सड़क को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी कहानी सफेद सड़क। कमलेश्वर। सुबह खिड़की के कांच पर भाप जमी थी। भीतर से साफ करना चाहा तो बाहर पानी की लकीरें नरम बर्फ की परत जमी रहीं। फिर भी कुछ कुछ दिखाई देता था। ट्रेन किसी मोड़ पर थी। उसके कूल्हे पर खूबसूरत खम पड़ रहा था, नर्तकी की मुद्रा की तरह। मैं बाहर झांक रहा था, कुछ देखने के लिए। तभी अपने कुशेद से उठकर जून मेरी पीठ पर अधलेटी होकर चिपक गई। उसकी रेशमी बाहों ने मेरी बगलों के गलियारे घेर लिए थे। उसके ओठों ने चंपा के फूल की भीगी पत्तियों की तरह स्पर्श किया और धीरे से कहा, नमस्ते। नमस्ते। वह नमस्ते ही बोल पाती थी। बाहर क्या है जो देख रहे हो? जून ने पूछा। बाहर सर्दी उतर रही है। मैंने कहा, हाँ, यही तो मुश्किल है। सर्दी आते ही मधुमक्खियां चली जाती हैं। तुम भी चले जाओगे? जून ने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। उसे भी शायद किसी उत्तर की जरूरत नहीं थी। वह मेरे कुशेट में ही अधलेटी होकर साथ साथ बाहर देखने लगी। खेतों पर, घास पर, नंगे पेड़ों की शाखों पर, गुजरते जंगलों और आंख चुराकर पीछे भागती पहाड़ियों पर, उनकी गोद और घरों की ढलवां छतों पर सफेद चने की हल्की परत पड़ी हुई थी। नदी के पानी से भाप उठ रही थी। नंगे काले पेड़ों की टहनियों पर बर्फ की सफेद झालरें लटकी हुई थीं। छित्री छित्री, तुम्हारी अयोध्या में बर्फ पड़ती है? जून ने पूछा था। नहीं, मैंने कहा था। जून अयोध्या को अयोध्या ही पुकार पाती थी। पर तुम्हारे देश में सफेद बजरी वाली सड़कें तो नहीं है? जून ने बड़ी आसानी से पूछा था, पर इस बात को मैं समझ नहीं पाया था। इसका संदर्भ क्या था? सफेद बजरी वाली सड़कें, सफेद बजरी वाली सड़कें, आखिर इसका मतलब क्या था? लेकिन जून की चेतना में सफेद बजरी वाली सड़कें अटकी हुई थी, क्योंकि उसे उसकी असलियत का पता था। हुआ यह था कि बॉन के बाहरी इलाके में काफी दूर हम एक म्यूजियम देखने पहुंचे थे। तभी भी जून साथ थी। ये बात एक वॉर मेमोरियल था। म्यूजियम से ज्यादा वह कब्रिस्तान था, जहां दूसरे विश्व युद्ध के शवों को दफनाया गया था। प्रेरी की तरह एक प्रोटेस्टेंट चर्च भी वहां मौजूद था। उसमें ताला पड़ा था। कोई पादरी या कीपर वहां नहीं था। और जब मैं उस स्मारक को देखने के लिए आगे बढ़ने लगा था तो सफेद बजरी की सड़क देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। कितनी खूबसूरत थी सफेद बजरी वाली सड़क, भारत की गेरुआ नारंगी बजरी से अलग। और इससे पहले कि मैं उस सड़क पर कदम रखता, जून दौड़ती आई थी। उसने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर एक तरफ खींच लिया और चीखी थी, आगे कदम नहीं बढ़ाओगे तुम? उद्धरण उद्धरण। क्यों, क्या हुआ? जून लगभग कांप रही थी। वह मुझे बाहों में पकड़े पागलों की तरह देख रही थी। तुम्हें पता है यह क्या है? क्या क्या है? ये सफेद बजरी वाला रास्ता, ये सड़क, ये तो बहुत सुंदर सड़क है, लेकिन तुम इस पर पैर नहीं रखोगे। जून ने बहुत अधिकार से कहा था और मुझे अपने शरीर के साथ जकड़ लिया था। इस पल उसके शरीर में वह ऊष्मा नहीं थी जिससे मैं परिचित था। उसके शरीर में भयानक प्रतिरोध था। लेकिन बात क्या है जून? मैंने उसे कंधों से भरते हुए पूछा था। ये रास्ता, ये सड़क, सफेद बजरी तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। हमारे यहाँ ऐसी बजरी नहीं होती। अगर होती भी है तो मटमैली, गेरुआ या नारंगी बजरी होती है। वह बहुत खूबसूरत होगी। तुम बहुत खुशनसीब हो। ये तो बेहद मनहूस और बदसूरत बजरी है। क्या तुम्हें मालूम नहीं? जून ने लगभग चीखते हुए पूछा था। क्या तुम्हें मालूम नहीं? नहीं। देन लेट बी कज ऑन यू। बट सॉरी, मैं तुम्हें शाप कैसे दे सकती हूँ, क्योंकि तुम तो मासूम हो। कहते हुए जून की आंखों में तरलता तैर गई थी। जून डार्लिंग, पहेलियां मत बुझाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे बेबसी से देखते हुए कहा था, क्योंकि वह एक भारतीय लड़की की तरह ही बहुत समर्पित और वीतराग लड़की थी। मुझे मालूम है कि तुम्हें नहीं मालूम। ये सफेद बजरी सड़क बेकसूर मासूम लोगों की हड्डियों के चूरे से मिलकर बनी है, जिन्हें नाजियों ने गैस चैम्बर्स में मारा था। उन्हीं की हड्डियों की यह बजरी है। क्या तुम इस सड़क पर चलना चाहोगे? जून ने वेधती आंखों से देखते हुए पूछा था। तब मेरे दिमाग की धुर्रियां उड़ गई थीं। मैं सहम गया था। नाजियों की नृशंसता के शिकार करोड़ों लोगों की हड्डियों की बजरी वाली सफेद सड़क, जो कब्रिस्तान तक पहुंचाती थी, जहां एक प्रोटेस्टेंट चर्च ताला बंद किए खड़ा था। सन्नाटा और भयानक शून्य। लगभग वैसा ही सन्नाटा हमारे बीच छा गया था। ट्रेन का कुशीत तो गर्म था और जून के शरीर की गर्मी भी यथावत थी, पर उस सड़क ध्यान आते ही मैं भीतर से ठंडा पड़ गया था। मेरी इस तरह की मनस्थिति को जून अच्छी तरह समझने लग गई थी। उसने धीरे से मेरे ऊपर करते हुए कहा था, तुम परेशान हो गए। मुझे मालूम है तुम्हें कुछ याद आया है।
तुम भी परेशान हो, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम्ही ने तो बताया था कि तुम्हारे देश में नाजी शक्तियां बहुत प्रबल हो रही हैं, कि उन्होंने अयोध्या की मस्जिद को गिरा दिया है। क्या तुम्हारे यहाँ भी हजारों लाखों लोग मारे गए हैं? मैंने तो उसी की वजह से पूछा था कि क्या तुम्हारे देश में भी सफेद बजरी वाले रास्ते हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सर्दी उतर आई है, मुझे मालूम है कि अब तुम्हें अपने देश लौटना है। सुनो, कोई बोझ लेकर मत जाओ। तुम भी मधुमक्खियों की तरह बिना बताए चले जाओ। सर्दी आ गई है ना? कहते हुए जून ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में पानी की परत थी। न्यूरेमबर्ग स्टेशन शायद आने वाला था। मैंने जून की ओर देखा। जून ने मेरी ओर। लगा कि वह मुझे ठीक से देख नहीं पा रही थी। मैं भी उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। उसने कई बार पलक झपकाकर उनसे वाइपर का काम लिया था, और तब मैंने आहिस्ता से उसे बाहों में समेट लिया था। मेरे लिए उसका चेहरा अब पानी की सतह के नीचे था। मैंने उससे पूछा था, जून, तुम किस नदी में हो? राइन में। और वह धीरे से मुस्करा दी थी। उसके ओठ हल्की लहरों की तरह थरथराए थे, जैसे राइन के पानी को हवा के हाथ ने धीरे से छू लिया हो। तुम किस नदी में हो? ये सवाल अब तक हमारे नितांत आत्मीय क्षणों का गवाह बन चुका था। जब भी हमारी आंखों में सुख या दुख का पानी भर आता था, तब हम यही सवाल एक दूसरे से पूछते थे। तुम किस नदी में हो? जून ने पूछा था। गंगा में। हम अब एक दूसरे में समाये हुए थे। ट्रेन रुकी। चंपा की भीगी पंखुड़ियां सिकुड़कर अगल हो गईं। खिड़की में एक पेंटिंग समा गई। पतझड़ था। मौसम की पहली बर्फ पीछे छूट गई थी। सामने एक नंगा पेड़ खड़ा था। कुछ पत्तियां अभी भी उसमें लगी हुई थीं। बाहर हवा चली तो पेड़ पर बैठी पत्तियां चिड़ियों के बच्चों की तरह शाखों से उड़ी और नीचे बिछे पीले कारपेट पर आकर बैठ गईं। हम दोनों ने चिड़ियों के उन बच्चों को साथ साथ देखा। आंसू हमेशा साथ देते हैं। अंत तक जून ने फिर वही वाक्य बोला जो वह बॉन में बोली थी। तब हम बॉन में गंगा की तरह बहती राइन नदी के तट पर खड़े थे, कैनरी ब्रुक, उस छोटे से पुल के नीचे, मुंसतर प्लास के पास, जहां बाईं ओर वाली गली में बीथोवन का घर है। दूसरे तट पर मोटर बोट्स खड़ी थीं। पता है, फ्रैंकफर्ट के पास राइन एक बहुत पतली घाटी से गुजरती है। उस पतली पथरीली घाटी में बीथोवन का उदास संगीत हमेशा गूंजता रहता है और एक लड़की उस शांत एकांत में हमेशा गाती रहती है। वह अपने एकांत में खलल पसंद नहीं करती, इसलिए जो नावें वहां जाती हैं, पथरीली चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। तुम इन दंत कथाओं में विश्वास करती हो, जून? हाँ, कम से कम दंत कथाएं इतिहास से तो बेहतर हैं। इतिहास हमें डराता है, तुम अयोध्या से नहीं डरते? जून ने बड़ा तीखा सवाल किया था। थोड़ा थोड़ा, मैंने कहा था। खैर छोड़ो, कहकर जून ने अपनी बाह मेरी बाह में उलझा दी थी और वहां से बॉन विश्वविद्यालय की ओर ले गई थी। तुम्हें बताऊं क्या, मैं इसी विश्वविद्यालय में पढ़ी हूं। पिंक हाउस से लेकर यहाँ का पूरा इलाका दूसरे विश्व युद्ध में ध्वस्त हो गया था। ये बॉन यूनिवर्सिटी भी। मेरी माँ तब इन खंडहरों में पढ़ने आती थी। उसी ने बताया था कि तब हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक था कि पत्थर की ईंट बनाए। मेरी माँ ने भी एक ईंट बनाई थी। वह इमारत में जरूर कहीं लगी होगी, लेकिन इमारतें खड़ी हो जाने के बाद भी खंडहर दिखाई देते रहते हैं। नहीं, कहकर जून खामोश हो गई थी। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का खंडहर तब मेरे सामने तैरने लगा था। चारों तरफ पत्थर की ईंटों का मलबा बिखरा पड़ा था, जैसे वहां बमबारी हो चुकी हो। ट्रेन कब चल पड़ी थी और कब न्यूरेमबर्ग स्टेशन आ गया था, पता नहीं चला। यहां से इंसाफ की कुछ आवाजें आती हैं, इस शहर में बर्बरता का उत्तर दिया था। जून ने मेरी बाहों में दस्तक देते हुए कहा, तब समझ में आया कि हमारी ट्रेन न्यूरेमबर्ग स्टेशन पर खड़ी है। हाँ, बर्बरता की तरह इंसाफ भी कभी कभी बहुत बर्बर होता है। यह एक और आवाज थी जो जून की बात का उत्तर बनकर आई थी। सामने देखा तो एक यात्री सामान रखकर बैठ चुका था। उसने बिना किसी औपचारिकता से अपना परिचय दिया, मैं डेविड मोज हूं। मैं तेहरान और अजरबैजान में पहले अंग्रेजी पढ़ाता था, अब अपना देश छोड़कर ऑस्ट्रिया में बस गया हूं। आप लोग भी शायद वियना ही चल रहे हैं। हाँ, और जब ट्रेन ने न्यूरेमबर्ग छोड़ा तो बातें डेविड से ही होने लगी। जून ने उससे पूछा था, आपने अपना मुल्क क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हम इंसान का इंतजार करते रहे। हमने अपने देश की बर्बरता का मुकाबला बहुत देर से किया। यही तो जर्मनी में हुआ था। हिटलर का न्यूरेमबर्ग नहीं है। हिटलर तो एक घटना बनकर आया था, बर्बर विचार तो उससे पहले आ गए थे। हमारे देश में भी तेहरान, शिराज, इस्फहान, तरबेज के लेखकों, पत्रकारों और प्राध्यापकों ने देरी कर दी। इसलिए तो जमाल सादेह, सादिक हिदायत, बोजोर्ग जलवी जैसे लेखकों को देश छोड़कर भागना पड़ा था। फिर भी उनकी वर्जित किताबें चोरी छुपे ईरान में पहुंचती रहीं, लेकिन किताबें अकेले तो नहीं लड़ सकती।
अभी यह बातें चल रही थी कि ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। पासान, जून बोली, मतलब बॉर्डर। ट्रेन रुकते ही टिकट, पासपोर्ट, वीजा और कस्टम कंट्रोल वाले आ गए। चेकिंग शुरू हुई तो जून मुझसे और सटकर बैठ गई। जून का पासपोर्ट चेक करते हुए कंट्रोल वालों में कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया की ही थी। मेरा पासपोर्ट चेक किया तो उसने पूछा, इंडियन? हाँ। मोहम्मदीन? यस। इंडियन मुस्लिम? इंडियन मोहम्मदीन। मैरिड? नो। नो वाइफ। इशारा जून की तरफ था। निक्ट गुड। यह अच्छा नहीं है। या मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह इस स्थिति को अच्छा बता रहा था या बुरा। पर वह बोलता जा रहा था, निक्ट डेमोक्रेटिक डॉइचलैंड, निक्ट काफे, बेलकम ऑस्ट्रिया। उसकी बातों पर जून धीरे धीरे मुस्करा रही थी, तो लग रहा था कि कंट्रोल वाला कुछ अच्छा ही बोल रहा है। चेकिंग के बाद जून ने ही बताया, वह कह रहा था जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं है, पीने के लिए अच्छी कॉफी भी वहां नहीं मिलती। ऑस्ट्रिया में तुम्हारा स्वागत है। लिंस क्रॉस करते हुए जब हम वियना पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। डेविड वेस्टवॉनहोफ स्टेशन पर उतरते ही अलविदा कह के चला गया था। यारगासे में जून का घर था। कमरे में पहुंचते ही वह मुझ पर बेल की तरह छा गई। सांसों को जब रास्ता मिला तो मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा था, तुम किस नदी में हो? डैन्यूब में। तुम किस नदी में हो? सरयू में। डैन्यूब कहाँ है जून? डैन्यूब वियना शहर से बाहर बहती है। बीच शहर में डैन्यूब नहर अब बहने लगी है। तुम किस नदी का नाम ले रहे थे? जून ने पूछा था। सरयू का। वह कहाँ बहती है? अयोध्या में। तुम तो नदी में नहाते हो। हाँ। कोई तुम्हें रोकता नहीं। रोकेगा कौन? सरयू हमरे देश की नदी है। आदतन हमरे देश निकल ही गया था। जून वैसे भी अवधि के इस आकस्मिक फर्क को क्या समझती। मैंने उसे अंग्रेजी में दोहरा दिया था, तुम उस मस्जिद के खंडहर से गुजरते हो। नहीं, वह मेरे रास्ते में नहीं पड़ता। वैसे भी जून हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। बहुत से धर्मों पंथों के खंडहर हमारे यहाँ पड़े हैं। खंडहरों में से ही नाजी निकलते हैं। सावधान रहना। फिर गहरी सांस लेकर उदास होते हुए उसने कहा था, मेरी तो दादी हंगेरियन थी और मेरे दादा यहूदी, पर वे ईसाई हो गए थे। प्रोटेस्टेंट ईसाई। पता नहीं हिटलर के किस यातना शिविर में उसकी मौत हुई। वे तब पादरी थे, और तो कुछ नहीं बचा। सिर्फ उनकी एक डायरी हमारे पास है। तुम्हें दिखाऊं? जून ने कहा। दिखाओ। अच्छा दिखाऊंगी। कल ही ऑल सेंट्स डे है और कल ही तुम चले जाओगे। सिर्फ आज की रात बाकी है। चलो घुमा लाऊं। कहाँ? ग्रिंजर। वहां इसी साल की वाइन मिलती है। चलें। यारगासे में जून के घर के पीछे ही पुराना राजमहल था। हम कमर में बाहें डाले निकल पड़े। डैन्यूब नहर के किनारे किनारे पापलर के नंगे पेड़ संतों की तरह खड़े थे। अंधेरा तो था, पर पतझड़ के कारण काफी दूर बहुत कुछ साफ साफ दिखाई देता था। छोटी नदी वेन भी मिली, अंगूरी पानी की नदी। वह बहुत व्याकुल थी, राइन और गंगा की तरह शांत नहीं। जून, हाँ, यह वेन नदी इतना क्यों अकुला रही है? सर्दी उतरने से पहले ये हमेशा ऐसे ही अकुलाती है, शायद मेरी तरह। कहते हुए जून ठिठक खड़ी हो गई थी। मैं उसे कंधों से घेरकर खड़ा हो गया। पता नहीं कितनी देर हम लोग मूर्तियों की तरह निश्चल खड़े रहे। मूर्तियों के उस राजमहल के आगे जहां गेटे और शिला की मूर्तियां लगी थीं, वहां से उन्होंने आंख खोलकर हमें देखा था। कोहरे का धुआं हमारे चारों ओर भरा था। तभी एक गाड़ी गुजरी थी, उसमें बैठा परिवार जलती मोमबत्तियां लेकर गुजरा तो पत्थर प्रतिमाओं की तरह एक दूसरे में आबद्ध हम एकाएक सांस लेने लगे थे। जलती मोमबत्तियां लेकर ये कहाँ जा रहे हैं? मैंने जून से पूछा था। कब्रिस्तान जा रहे हैं, आज वीकेंड है। आज लोग मृत संबंधियों की कब्रों पर फूल चढ़ाने और मोमबत्तियां जलाने अपने अपने कब्रिस्तान में जाएंगे। जून ने बताया था। अपने अपने कब्रिस्तान में? क्यों? सबका अपना अपना कब्रिस्तान होता है। नहीं, तुम्हारे दादा दादी का कहाँ है? पता नहीं। कुछ पलों के लिए हमारे बीच खामोशी छा गई थी। ग्रिंजर पहुंचकर हम बहुत सी बातों को भूल जाएंगे, कहकर उसने मुझे पकड़ा और दूसरी सड़क पर ले आई थी। वहीं पुराने राजमहल के पास से हमने 71 नंबर ट्राम पकड़ी थी, लेकिन पहले किसी कब्रिस्तान में हो ले। जिन्हें भी याद करना है उन्हें पहले याद कर ले। आओ। ट्राम खचाखच भरी थी, और ट्रामें भी। लगता था पूरा वियना अपने मृतकों को याद करने के लिए निकल पड़ा है। ये पितरों के तर्पण का दिन है, कब्रों पर फूल चढ़ाने और गिरजों में मोमबत्तियां जलाने का दिन। बड़े कब्रिस्तान में पहुंचकर जून ने एक अलग खड़े क्रॉस पर फूल भी चढ़ाए थे और 2 मोमबत्तियां भी जलाई थीं। आज सोना नहीं है। कब्रिस्तान से हम चले तो मैंने जून से पूछा, आज तो जागने की रात है, कल तो तुम चले जाओगे। अब ग्रिंजर। जून ने कहा, वहां रौनक होगी। और ग्रिंजर के इलाके में सचमुच बहुत गैनिक थी।
सैकड़ों पब, इस साल की वाइन के पबों के पीछे अंगूरों की लताएं, सड़कों पर सैकड़ों कारें और हजारों लोग। यहाँ बीथोवन भी कभी रहता था, जून ने बताया, और मेरा हाथ पकड़े हुए वह एक पब में घुस गई। लकड़ी की मेजें और बेंचें, माहौल एकदम घरेलू। निशानी के तौर पर बॉक्सर्स अपने ग्लव्स लटका गए थे। 100 शिलिंग के नोटों पर हस्ताक्षर करके कुछ लोग उन्हें चिपका गए थे। लकड़ी की दीवारों पर बड़े बड़े हस्ताक्षर कर गए थे। सामने ब्रेड थी, पोर्क, सलामी, हैम, बीफ और डक। सिरके में भीगे खीरे और हरी मिर्चें। मैंने डक का एक टुकड़ा उठा लिया। क्यों, बीफ भी नहीं? नहीं, आखिर हिंदुस्तानी हूं। मन भी नहीं करता, अच्छा भी नहीं लगता। और वाइन का प्याला उठाते हुए मैंने कहा, चीयर्स। वाइन हल्की गर्म थी, तो जून ने पास खिसक कर बहुत गहराई से भरपूर प्यार किया था और बोली थी, वेनिस। हाँ वेनिस, कल जाऊंगा फिर वहां से अपने देश। तुम्हें वेनिस का मतलब शायद नहीं मालूम। जून ने एक बार फिर भरपूर प्यार करके रुकते हुए बताया, वेनिस का अर्थ होता है फिर मिलेंगे। और फिर मिलेंगे के सहारे ही सारी रात बीत गई। पहले पब की लकड़ी की दीवार की सेंधों से कोहरे की धुंध आई, फिर सामने के दरवाजे से आकर कोहरे ने हमें लपेट लिया। कोहरे के बाद हल्की रोशनी आई। गुनगुनी वाइन के आखिरी घूंट के बाद हम बाहर निकले। रात वाली कारों की भीड़ छितरा चुकी थी। कोहरे और धुंध के बादल पापलर के नंगे दरख्तों और अंगूर की बेलों में उलझे हुए थे। कुछ हवा चलती तो कोहरे के टुकड़े खरगोशों की तरह भागने लगते। सड़क नम थी। सारी रात जागने के बावजूद जून के ओठ नम थे। उसकी हथेलियां वाइन की तरह गुनगुनी थीं। हमें पैदल ही जाना था। वेनावासी अपने कुत्तों को सड़कों पर टहलाकर लौट चुके थे। अब चौड़ी पतली सड़कें धोई जा रही थीं। बड़ी बड़ी गौथिक इमारतों को रोशनी में पसीजते कोहरे की कपास साफ कर रही थी। एक शानदार इमारत के सामने रुककर जून ने कहा, यह इंपीरियल होटल है। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले हिटलर ऑस्ट्रिया आया था, इसी होटल में ठहरा था। उद्धरण चिन्ह। तुम हिटलर के बारे में क्या सोचती हो जून? एक तरह से सोचे तो उसका राष्ट्रवाद ही भयानक था। अपने उग्र राष्ट्रवादी प्रवाह की लपेट में वह भयंकर दोषों का शिकार होता गया। उसने जातीयता, नस्लवाद और संकीर्णता का दामन थाम लिया। युद्ध की मानसिकता ने तभी उसे घेर लिया था और वह निरंकुश हो गया था। सारा यूरोप उसके डर से कांपने लगा था। तुमने भी तो शायद कहा था कि तुम्हें अपने देश में उदित होते नाजीवाद, उस हिंदूवाद से डर लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत, लेकिन वह डर उतना बड़ा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि उस हिंदूवाद से हमारा हिंदू ही लड़ रहा है। मैंने कहा था, ये सोचकर तब शायद तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरे दादा पादरी मार्टिन ने की थी। घर का दरवाजा खोलते हुए जून बोली थी, इसी बात से याद आया, मैं तुम्हें दादा की डायरी दिखाना चाहती थी। वह डायरी उनकी आखिरी निशानी है। हम भीतर घुसे तो सामने दीवार पर लटकी घड़ी मेरी रवानगी के वक्त का ऐलान कर रही थी। मैंने कहा, जून, वक्त हो गया है। हाँ, चलते हैं, स्टेशन बहुत दूर नहीं है। कहते हुए वह अंदर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो धब्बेदार मुड़ी तुड़ी डायरी उसके हाथों में थी। यही है दादाजी की डायरी? मैंने पूछा। हाँ, जर्मन में है। धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए वह बोली, उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं, पर मैं तुम्हें एक पन्ना जरूर दिखाना चाहती हूँ। हाँ, ये मैं इसका अनुवाद कर दूंगी, सुनो। दादा ने लिखा है, पहले वे यहूदियों के लिए आए। मैं नहीं बोला क्योंकि मैं धर्म बदलकर ईसाई बन चुका था। फिर वे कम्युनिस्टों के लिए आए। मैं चुप रहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। तब वे ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए। मेरे पास चुप रहने का बहाना था क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन वाला नहीं था। फिर वे कैथोलिक ईसाइयों के लिए आए। मैं खामोश रहा क्योंकि मैं ईसाई तो था पर कैथोलिक नहीं था। अंत में जब वे मेरे लिए आए, तब तक किसी के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था। हमारे बीच सन्नाटा सा छा गया। उस सन्नाटे को तोड़ने के लिए थोड़ी बहुत बातें करते हुए हम स्टेशन आ गए। ट्रेन चलने से पहले जून बोली, दादा के बाद और सारी बातें कितनी छोटी लगती हैं। पता नहीं उनकी बजरी किस रास्ते पर पड़ी होगी। ट्रेन चली तो उसने हाथ मिलाया, वेनिस, वेनिस। मैंने उसे बहुत गहरी नजरों से देखा। उसने भी मुझे वेधती आंखों से देखा। उसकी और मेरी आंखों को अब सिर्फ एक सफेद सड़क जोड़ रही थी। सफेद बजरी वाली सड़क। ट्रेन भागती जा रही थी। बल्कान एक्सप्रेस। पहाड़ियों और घाटियों को पीछे छोड़ती कंक्रीट की पहाड़ियां, बीच बीच में पतझड़ी रंगों की ठिन्नी झाड़ियां, वाइन्स के खेत, खेतों की पीली मिट्टी, आतिशबाजी के अनारों की तरह फूटते हुए पापलर के पेड़, मक्का के सूखे खेत, पत्तागोभी की बाड़ियां, घरों के पिछवाड़े नारंगी और संतरों के पेड़, पहाड़ियों और बस्तियों से गुजरती गलियां, पतले रास्ते और सड़कें।
सब कुछ था, पर मेरी और जून की आंखों को जोड़ती सफेद सड़क रह रहकर दिखाई पड़ जाती थी। सारी प्रकृति पीछे छूटती जाती थी, पर वह सड़क पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिल्ली, 1993।